आप सभी का अग्नि की उड़ान लेसन 3 में स्वागत है। रेल के डिब्बे की खिड़की से मैंने देश का देहाती रूप देखा जो पहले नहीं देखा था। धान के खेतों में सफेद धोती और पगड़ी लगाए हुए खेतों में काम कर रहे लोग तथा चमकीले रंग बिखेरती महिलाओं को देखकर ऐसा लगता था जैसे यह कोई सुंदर पेंटिंग हो। मैं खिड़की से चिपक कर बैठा हुआ था। ज्यादातर जगहों पर लोग किसी न किसी काम में लगे दिखाई पड़े जिसमें एक तरह की लय और शांति थी। जानवर चरा रहे पुरुष, कुओं से पानी खींचकर ले जाती महिलाएं, कभी कभार कोई बच्चा नजर आ जाता और ट्रेन की ओर हाथ हिलाता पीछे छूट जाता। यह बहुत ही विस्मयकारी है कि जब कोई उत्तर की ओर बढ़ता है तो भूभाग में कैसा परिवर्तन हो जाता है। गंगा नदी के इस समृद्ध एवं उपजाऊ मैदानी इलाके तथा इसकी कई सहायक नदियों ने अनेक हमले, हलचल व परिवर्तन देखे हैं। ईसा से करीब 1500 साल पूर्व उत्तर पश्चिम से आगे तक गुजरने वाली पहाड़ी क्षेत्रों में गोरी चमड़ी वाली आर्य जाति के लोग फैल चुके थे। 10वीं शताब्दी में मुसलमान आए जो बाद में स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल गए और इस देश का अभिन्न हिस्सा बन गए। एक साम्राज्य से दूसरे साम्राज्य का रास्ता बनता गया। धार्मिक जीतों का सिलसिला जारी रहा। इस वक्त तक भी कर्क रेखा के दक्षिण में विंध्य एवं सतपुरा की पहाड़ियों की श्रृंखला के कारण भारत का बड़ा हिस्सा इनसे पूरी तरह सुरक्षित बचा हुआ था। इसके साथ ही नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और कृष्णा नदियों का जाल इस तरह बुना हुआ था कि इससे भारतीय भूभाग के एक बड़े हिस्से की पूरी सुरक्षा रहती थी। वैज्ञानिक प्रगति के कारण ही इन सब भौगोलिक बाधाओं को पार करते हुए रेल ने मुझे दिल्ली पहुंचाया। मैं एक हफ्ते महान सूफी संत हजरत निजामुद्दीन के इस शहर दिल्ली में रुका और DTD&P में इंटरव्यू दिया। मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा हुआ। पूछे गए सारे प्रश्न आम थे। ऐसा कोई भी सवाल नहीं था जो मेरी योग्यता को चुनौती देने वाला हो। इसके बाद वायुसेना चयन बोर्ड में दूसरा इंटरव्यू देने के लिए मैं देहरादून रवाना हो गया। इस चयन बोर्ड में बुद्धि के बजाय व्यक्तित्व पर ज्यादा जोर था। शायद वे स्पष्ट तौर पर शारीरिक योग्यता को ही देख रहे थे। भीतर की उत्तेजना के बाद भी मैं शांत दिख रहा था। दृढ़ संकल्प था लेकिन साथ ही चिंतित भी। मन में विश्वास होते हुए भी तनाव था। वायुसेना के लिए 25 में से जिन 8 उम्मीदवारों का कमीशन अधिकारी के लिए चयन हुआ उसमें मैं 9वें नंबर पर ही आकर अटक गया। इसे लेकर मेरे भीतर एक गहरी हुक सी उठी। किंग कर्तव्य विमूढ़ सा हो गया मैं। मुझे यह समझने में थोड़ा वक्त लगा कि वायुसेना में नौकरी पाने का अवसर जो मेरे हाथों के करीब ही था आकर निकल गया। मैं चयन बोर्ड से बाहर आ गया और एक चट्टान के किनारे पर खड़ा हो गया। नीचे एक झील थी जिसमें ऊंचाई से एक झरना गिर रहा था। कभी झील झिलमिलाती, कभी झरना स्थिर दिखता। मुझे पता था कि आने वाले दिन काफी मुश्किल भरे होंगे। ऐसे कई सवाल थे जो जवाब चाहते थे। ऊहापोह में उलझा मैं ऋषिकेश आ गया। मैंने गंगा में स्नान किया और इसकी शुद्धता का आनंद लिया। इसके बाद मैं छोटी सी पहाड़ी पर बने शिवानंद आश्रम में गया। जब मैंने आश्रम में प्रवेश किया तो मुझे तीव्र कंपन महसूस हुए। मैंने देखा कि चारों ओर बड़ी संख्या में साधु समाधि लगाए बैठे हुए हैं। मैंने पढ़ा था कि साधु आत्मिक व्यक्ति होते हैं, वे व्यक्ति जो अपने अंतर्ज्ञान से ही सब कुछ जान लेते हैं। अपने उदासी के क्षणों में मैं उन सवालों का जवाब खोजने लगा जो मुझे परेशान किए हुए थे। मैं स्वामी शिवानंद से मिला, बिल्कुल भगवान बुद्ध की तरह दिखने वाले। वह श्वेत धवल धोती और पैरों में खड़ाऊ पहने हुए थे। मैं उनकी अत्यंत सम्मोहक, एकदम बच्चे जैसी मुस्कान और कृपालु भाव देखकर दंग रह गया। मैंने स्वामी जी को अपना परिचय दिया। मेरे मुस्लिम नाम की उनमें जरा भी प्रतिक्रिया नहीं हुई। मैं और आगे कुछ बोल पाता इससे पहले ही उन्होंने मेरी उदासी का कारण पूछ लिया। उन्होंने कहा, यह मत पूछना कि मैंने यह कैसे जाना कि तुम उदास हो। और फिर मैंने उनसे यह नहीं पूछा। मैंने उन्हें भारतीय वायुसेना में अपनी नहीं चुने जा पाने की असफलताओं के बारे में बताया। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेरी सारी चिंताएं दूर कर दी और फिर धीमे तथा गहरे स्वर में कहा, इच्छा जो तुम्हारे हृदय और अंतरात्मा से उत्पन्न होती हो, जो शुद्ध और
मन से की गई हो, एक विस्मित कर देने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा लिए होती है। यही ऊर्जा हर रात को जब मस्तिष्क सुषुप्त अवस्था में होता है, आकाश में चली जाती है। हर सुबह यह ऊर्जा ब्रह्मांडीय चेतना लिए वापस शरीर में प्रवेश करती है। जिसकी परिकल्पना की गई है वह निश्चित रूप से प्रकट होता नजर आएगा। नौजवान, तुम इस तथ्य पर ठीक उसी तरह अनंत काल तक भरोसा कर सकते हो जैसे तुम हमेशा सूर्योदय के अकाट्य सत्य पर भरोसा करते हो। जब शिष्य चाहेगा, गुरु हाजिर होगा। कितना सच है यह। यहाँ गुरु अपने शिष्य को रास्ता दिखाता है जो अपने रास्ते में थोड़ा भटक गया है। अपनी नियति को स्वीकार करो और जाकर अपना जीवन अच्छा बनाओ। नियति को मंजूर नहीं था कि तुम वायुसेना के पायलट बनो। नियति तुम्हें जो बनाना चाहती है उसके बारे में अभी कोई नहीं बता सकता, लेकिन नियति यह पहले ही तय कर चुकी है। अपनी इस असफलता को भूल जाओ, जैसे कि नियति को तुम्हें यहां लाना ही था। असमंजस से निकल अपने अस्तित्व के लिए सही उद्देश्य की तलाश करो। अपने को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो। स्वामी जी ने कहा। मैं दिल्ली लौट आया और DTD&P जाकर अपने इंटरव्यू के नतीजे के बारे में पता लगाया। जवाब में मुझे नियुक्ति पत्र दे दिया गया। अगले ही दिन मैंने 250 रुपए के मूल वेतन पर वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर काम संभाल लिया। मैंने सोचा, अगर यही मेरी नियति है तो इसे होने दिया जाए। आखिरकार अब मुझे काफी मानसिक शांति थी। वायुसेना में चयन नहीं हो पाने का दुख मैंने भुला दिया था। यह सब सन 1958 की बातें हैं। निदेशालय में मुझे तकनीकी केंद्र में लगाया गया। अगर मैं हवाई जहाज उड़ा नहीं रहा था तो कम से कम उन्हें उड़ान के लायक बनाने में तो मदद कर रहा था, ऐसा मैं सोचा करता। निदेशालय में मेरी नौकरी के पहले साल के दौरान मैंने ऑफिसर इंचार्ज R वरदराजन की मदद से एक पराध्वनिक लक्ष्य भेदी विमान का डिजाइन करने में सफलता हासिल कर ली। निदेशक D नीलकंठन ने इसकी काफी तारीफ की। विमानों के रखरखाव का अनुभव हासिल करने के लिए मुझे एयरक्राफ्ट एंड आर्मामेंट टेस्टिंग यूनिट कानपुर भेजा गया। उस समय वहां MK-1 विमान के परीक्षण का काम चल रहा था। इसकी कार्य प्रणालियों के मूल्यांकन को पूरा करने के काम में मैंने भी हिस्सा लिया। उन दिनों में भी कानपुर एक बड़ी आबादी वाला शहर था। किसी औद्योगिक शहर में रहने का मेरा यह पहला अनुभव था। ठंडा मौसम, भीड़, शोर शराबा और धुआं, यहाँ यह सब एकदम रामेश्वरम के माहौल से ठीक विपरीत था। यहाँ मुझे विशेष दिक्कत आलू को लेकर भी थी, क्योंकि सुबह नाश्ते से लेकर रात के खाने तक हर खाने में यह होता था। अपनी मिट्टी की गंध और परिवार का संरक्षण छोड़कर यहाँ की फैक्ट्रियों में रोजगार की तलाश में गांवों से लोग आते थे। मुझे इन भटकते लोगों को देखकर बड़ा दुख होता। मेरे दिल्ली लौटने पर मुझे बताया गया कि DTD&P ने डार्ट लक्ष्य के डिजाइन का काम अपने हाथ में लिया है और मुझे इस डिजाइन टीम में शामिल किया गया है। तब मैंने इस डिजाइन का प्रारंभिक अध्ययन किया और बाद में इसका डिजाइन भी तैयार किया तथा ऊर्ध्वाधर उड़ान भरने और विमान उतारने के प्लेटफॉर्म को भी विकसित किया। मैं हॉट कॉकपिट के विकास एवं निर्माण के काम में जुड़ा था। 3 साल गुजर चुके थे। तब बेंगलोर में वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान की स्थापना की गई और मुझे इस नए प्रतिष्ठान में भेज दिया गया। बंगलौर शहर कानपुर के मुकाबले ठीक उल्टा था। दरअसल मेरा मानना है कि हमारे देश ने लोगों को बड़ा अतिवादी बना दिया है। मैं मानता हूं कि यह इसलिए है क्योंकि कई शताब्दियों तक विदेशी आक्रमणों के चलते इस देश में उजरने बसने का लगभग अंतहीन सिलसिला चलता रहा और इसने हमारी एक साथ रहने की क्षमता को नष्ट कर दिया। बजाय विद्रोही हो जाने के हमने अपने भीतर जहां सहृदयता और दयालु बनने की असाधारण क्षमता विकसित कर ली, वहीं हम कहीं भीतर क्रूर, संवेदनहीन और निर्दयी भी हो गए। साधारण दृष्टि से तो हम सजीव नजर आते हैं, परंतु यही दृष्टि आलोचनात्मक हो तो हम विलक्षण हो जाते हैं। कानपुर में मैंने लोगों को पान चबाने में वाजिद अली शाह की नकल करते देखा और बेंगलोर में अंग्रेज साहबों की तरह लोगों को कुत्ते घुमाते पाया। यहाँ भी मैं रामेश्वरम जैसी शांति एवं निस्तब्धता के लिए तरस गया। भारतीयों में
मन और मस्तिष्क के बीच जो संबंध है उसको भी हमारे शहरों में खंड खंड होती संवेदनशीलता ने खत्म सा कर दिया है। मैं अपनी शामें बंगलोर के बगीचों एवं व्यावसायिक परिसरों में टहल कर बिताता। पहले वर्ष में एडीई में काम का दबाव बहुत ही कम था। दरअसल सबसे पहले खुद मुझसे ही अपने लिए काम तैयार करना था, तभी धीरे धीरे माहौल तैयार हो पाता। शुरुआती अध्ययन के अनुभव के आधार पर एक टीम बनाई जिसे ग्राउंड इक्विपमेंट मशीन के रूप में स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट का डिजाइन तैयार करना और विकास करना था। यह टीम एक छोटे कार्यदल के रूप में थी। वैज्ञानिक सहायक के स्तर पर इसमें 4 लोग शामिल थे। एडीई के निदेशक डॉक्टर ओपी मेदीरत्ता ने मुझे इस टीम का नेतृत्व करने को कहा। उड़ान में इंजीनियरिंग मॉडल शुरू करने के लिए हमें 3 साल का वक्त दिया गया। यह परियोजना हमारी सामूहिक क्षमताओं की तुलना में हर तरह से बड़ी थी। हम में से किसी को भी मशीन और वो भी विमान तैयार करने का अनुभव नहीं था। न ही कोई डिजाइन या कल पुर्जे उपलब्ध थे जिनकी मदद से इसे शुरू कर पाते। यह हम सबको पता चल गया था कि हम ऐसी उड़ती मशीन का निर्माण सफलतापूर्वक कर सकते हैं। हॉवरक्राफ्ट्स के बारे में जितना कुछ पढ़ने को मिल सकता था हमने जुटाने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा उपलब्धि नहीं रही। इस क्षेत्र में कार्यरत लोगों से विचार विमर्श किया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा। एक दिन मैंने सीमित जानकारियों और उपलब्ध संसाधनों से ही काम शुरू करने का फैसला कर डाला। पंखों रहित हल्का और तीव्र मशीन वाला वाहन तैयार करने के इस उत्साहजनक उद्यम ने मेरे दिमाग में खिड़कियां जैसी खोल दी। मुझे जल्द ही हॉवरक्राफ्ट व एयरक्राफ्ट के बीच कम से कम एक लाक्षणिक गुण दिख गया। आखिरकार राइट बंधुओं को भी पहला हवाई जहाज तैयार करने में 7 साल लग गए थे। मैंने पाया कि जैम परियोजना के विकास के लिए काफी अच्छे अवसर हैं। ड्राइंग बोर्ड पर कुछ महीने काम करने के बाद हम लोग सीधे हार्डवेयर विकसित करने में जुट गए। एक खतरा हमेशा यह बना रहता था कि मेरे जैसे ग्रामीण छोटे कस्बे वाली मध्यम वर्गीय जिसके माता पिता की थोड़ी ही शिक्षा हुई हो पृष्ठभूमि वाले को कहीं किनारे तो नहीं कर दिया जाएगा, और अस्तित्व बचाने के लिए तब तक संघर्ष करना पड़ेगा जब तक उचित परिस्थितियां पैदा न हो। मैंने ठान लिया कि मुझे अपने लिए अवसर खुद तैयार करने होंगे। हिस्सा दर हिस्सा, चरण दर चरण तथा सुनियोजित तरीके से काम शुरू होने लगा। इस परियोजना पर काम करते हुए मैंने यह जाना कि अगर एक बार अपने मस्तिष्क में कोई नया विचार आ गया तो यह अपने मूल स्वरूप में कभी वापस नहीं लौटता। उन दिनों वीके कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री हुआ करते थे। वे हमारी इस परियोजना की प्रगति के बारे में जानने के बड़े इच्छुक रहते। इस परियोजना को वह भारत के रक्षा उपकरणों के स्वदेशी विकास की शुरुआत के रूप में देखते थे। जब भी वे बंगलोर में होते हमारी इस परियोजना की समीक्षा करने के लिए थोड़ा वक्त हमेशा निकालते थे। हमारी योग्यता में उनका विश्वास हमारे उत्साह को और बढ़ा देता था। मैं सभी बाहरी मुश्किलों को भूल अपनी कार्यशाला में उसी तरह जाया करता था जिस तरह मेरे पिताजी बाहर जूते उतार मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे। लेकिन जैम परियोजना के बारे में कृष्ण मेनन जैसी राय हर किसी की नहीं बनी। उपलब्ध उपकरणों एवं कल पुर्जों से हम जो प्रयोग कर रहे थे उससे मेरे वरिष्ठ सहयोगी पूरी तरह खुश नहीं थे। कई तो हमें सनकी आविष्कारकों का एक समूह कहते थे जो असंभव सपने को पूरा करने में लगा था। इस टीम का मुखिया होने की वजह से मुझे ही निशाना बनाया जाता था। कुछ लोग दूसरी तरह का सम्मान भी देते थे, परंतु ये लोग कहा करते थे कि एक ऐसा देहाती जो हवा में उड़ने के बाद हवा को अपनी जमींदारी जैसा समझता है। एडीई के कुछ वरिष्ठ वैज्ञानिक मेरे विरुद्ध जो टिप्पणियां करते थे उनसे मुझे सन 1986 में राइट बंधुओं पर लिखी जॉन ट्रॉबिज की कविता याद आ जाती। बांस और सुतली से, मोम से, हथौड़े से, कुंदों से, पेचों से जोड़कर, जुगाड़ कर, चमगादड़ से प्रेरित 2 भाई दीवाने झोंक रहे कोयला, फूंक रहे धौंकनी, बना रहे देखो तो लकड़ी की एक परी। जब यह परियोजना 1 साल पुराना हो चली थी, रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन एडीई के दौरे पर आए। मैं उन्हें अपनी कार्यशाला में ले गया। अंदर एक टेबल पर जैम मॉडल अलग अलग हिस्सों में रखा हुआ था। यह मॉडल
युद्ध क्षेत्र में प्रयोग में लाए जाने वाले व्यवहारिक हॉवरक्राफ्ट के विकास के लिए 1 साल के अथक प्रयास को दर्शा रहा था। कृष्ण मेनन ने आश्वस्त होने के लिए कि अगले वर्ष यह परीक्षण उड़ान में शामिल कर लिया जाएगा, मुझसे एक के बाद एक कई सवाल पूछे। उन्होंने डॉक्टर मेदी रत्ता से कहा, कलाम की इस जुगत से जैम की परीक्षण उड़ान संभव है। भगवान शिव के वाहन के प्रतीक रूप में इस हॉवरक्राफ्ट को नंदी नाम दिया गया। इस मॉडल को संपूर्ण आकार एवं रंग रूप दिया जाना हमारी उम्मीदों से परे था। हमारे पास इसका केवल ढांचा ही था। मैंने अपने साथियों से कहा, यह उड़ने वाली मशीन है, सनकियों के समूह द्वारा बनाई गई नहीं, बल्कि इंजीनियरों की योग्यता से तैयार मॉडल। इसकी तरफ मत देखिए, यह देखने के लिए नहीं बना है, बल्कि इसके साथ उड़िए। रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन ने अपने साथ आए अधिकारियों द्वारा व्यक्त की गई सुरक्षा संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए नंदी में उड़ान भरी। मंत्री के साथ आए एक ग्रुप कैप्टन ने, जिसे कई हजार घंटे की उड़ान का अनुभव था, मेरे जैसे अनुभवहीन एवं नागरिक पायलट से मंत्री महोदय को सुरक्षित रखने के लिए खुद विमान उड़ाने का प्रस्ताव रखा और मुझे हॉवरक्राफ्ट से बाहर आ जाने का संकेत दिया। जिस मॉडल को मैंने बनाया था उसे उड़ाने में मुझे कोई शंका नहीं थी और तब मैंने नहीं का इशारा करते हुए सिर हिला दिया। इस तरह संकेतों में मेरे और उस ग्रुप कैप्टन के संवाद को देखते हुए कृष्ण मेनन ने हंसकर उस ग्रुप कैप्टन के सुझाव को नकार दिया और मुझे उड़ान भरने का संकेत दे दिया। वे बहुत खुश थे। तुमने दिखा दिया है कि हॉवरक्राफ्ट के विकास में जो बुनियादी समस्याएं थी उन्हें दूर कर लिया गया है। इससे भी शक्तिशाली वाहन तैयार करो और मुझे दूसरी बार की सवारी के लिए बुलाओ। कृष्ण मेनन ने मुझसे कहा, ग्रुप कैप्टन गोले बाद में मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। जो ग्रुप कैप्टन गोले थे वो बाद में मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए। हमने इस परियोजना को समय के भीतर पूरा कर लिया था। हमारे पास अब 550 किलोग्राम वजन और 40 मिलीमीटर वायु दाब पर उड़ सकने वाला हॉवरक्राफ्ट था। डॉक्टर मेदी दत्ता हमारी इस उपलब्धि से काफी प्रसन्न थे, लेकिन तभी कृष्ण मेनन रक्षा मंत्रालय से हट गए और दूसरी बार आने का उनका वायदा पूरा नहीं हो पाया। बदली हुई व्यवस्था में स्वदेशी हॉवरक्राफ्ट को सेना में इस्तेमाल करने के सपने को साकार बनाने में कईयों को संगति नजर नहीं आई। वास्तव में आज भी हम हॉवरक्राफ्टों का आयात करते हैं। फिर यह परियोजना विवादों में फंस गई और अंत में इसे ताक पर रख दिया गया। मेरे लिए यह एक नया अनुभव था। अभी तक मैं सिर्फ आकाश को ही अपनी उड़ान की सीमा समझता था, लेकिन अब लगा था कि सीमाएं तो और भी करीब हैं। कुछ मर्यादाएं हैं जो जीवन को चलाती हैं। तुम सिर्फ इतना ही भार उठा सकते हो, जितना भी चाहो तुम सिर्फ इतना ही सीख सकते हो। तुम सिर्फ एक हद तक कठोर परिश्रम कर सकते हो, तुम सिर्फ एक दूरी तक आगे जा सकते हो। मैं इस वास्तविकता का सामना करने का इच्छुक नहीं था। मेरा दिल और आत्मा तो नंदी में बसी हुई थी। अब इसका कोई उपाय नहीं होना था। यह मेरे अंतर्मन को पूर्णतः अस्वीकार्य था। मैं निराश हो चुका था और मेरे भ्रम टूट चुके थे। उलझनों और अनिश्चितता के इस दौर में मुझ में मेरे बचपन की यादें लौट आई थीं और उन यादों में मैंने अब नए अर्थ खोजने शुरू किए। पक्षी शास्त्री कहा करते थे, सत्य की तलाश करो और सत्य ही तुम्हें रास्ता दिखाएगा। जैसा कि बाइबिल में कहा गया है, मांगो तुम्हें मिलेगा। यह सब तुरंत ही नहीं हो जाता, लेकिन फिर भी यह हुआ। एक दिन डॉक्टर मेदी दत्ता ने मुझे बुलाया और हॉवरक्राफ्ट के बारे में पूछताछ की। जब उन्हें बताया गया कि यह उड़ान भरने के लिए पूरी तरह सक्षम है, तो उन्होंने मुझे अगले दिन एक विशिष्ट व्यक्ति के समक्ष इसका प्रदर्शन करने को कहा। अगले हफ्ते के दौरान हमारे वर्कशॉप में किसी वीआईपी के आने का कार्यक्रम नहीं था, तो भी मैंने अपने साथियों को डॉक्टर मेदी दत्ता का यह निर्देश बता दिया और हमें एक नई आशा का संचार हुआ। अगले दिन डॉक्टर मेदी दत्ता उस विशिष्ट अतिथि को हमारा तैयार किया हुआ हॉवरक्राफ्ट दिखाने लाए। एक लंबा, खूबसूरत और दाढ़ी वाला व्यक्ति। उस शख्स ने मुझसे कई सवाल किए। मैं उनकी साफ सोच एवं विषय निष्ठता से बहुत प्रभावित हुआ। क्या आप मुझे इसमें सवारी करा सकते हैं? उन्होंने मुझसे पूछा।
उनके इस अनुरोध से मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आखिरकार किसी ने तो यहाँ आकर मेरे काम में दिलचस्पी दिखाई। इस हॉवरक्राफ्ट में हमने करीब 10 मिनट तक हवा पर सवारी की। हालांकि नंदी जमीन से कुछ ही सेंटीमीटर ऊपर था। दरअसल यह उड़ान नहीं थी, बल्कि हम हवा में तैर रहे थे। नंदी आरूढ़ इस अतिथि ने मुझसे मेरे बारे में कुछ सवाल पूछे तथा सवारी कराने के लिए धन्यवाद दिया और रवाना हो गए। खुद पहले अपना परिचय नहीं देने वाले ये विशिष्ट अतिथि कोई और नहीं बल्कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के निदेशक प्रोफेसर M.G. के मेनन थे। एक हफ्ते बाद मुझे इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की ओर से साक्षात्कार के लिए बुलावा आया। यह साक्षात्कार रॉकेट इंजीनियरिंग पद के लिए था। उस समय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के बारे में जितना मालूम था वह यह कि भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए TIFR में विलक्षण लोगों की एक संस्था बनाई गई है। मैं साक्षात्कार के लिए बंबई गया। साक्षात्कार में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे इसके बारे में मुझे जरा भी जानकारी नहीं थी। कुछ पढ़ने या किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करने का जरा भी समय नहीं था। मेरे कानों में लक्ष्मण शास्त्री द्वारा सुनाए श्रीमद् भगवद गीता के अंश गूंज रहे थे। तुम सब भ्रम की संतान, इच्छा और घृणा के छलावों से छली, देखो उन कुछ सत्पुरुषों को पाप से परे, छलावों से छूटे, दृढ़ अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग मेरी आस्था में। मुझे याद आया कि विजयी होने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि विजयी होने की जरूरत नहीं है। जब आप भ्रमों से मुक्त एवं शांतचित्त होते हैं तभी किसी काम को पूरे बेहतर ढंग से कर पाते हैं। मैंने चीजों घटनाओं को उसी तरह लेना शुरू कर दिया जैसे वे मेरे जीवन में आई। न तो प्रोफेसर M.G. के मेनन बंगलोर दौरे पर हमारे यहाँ आते, न ही मुझे यहाँ से साक्षात्कार के लिए बुलावा आता। मैंने तय किया कि इसी तरह का नजरिया होना सबसे अच्छा है। मेरा साक्षात्कार डॉक्टर विक्रम साराभाई ने लिया। उनके साथ प्रोफेसर M.G. के मेनन और परमाणु ऊर्जा आयोग के तत्कालीन उप सचिव श्री सर्राफ भी थे। जैसे ही मैंने कमरे में प्रवेश किया मुझे उत्साहवर्धक और दोस्तानापूर्ण माहौल महसूस हुआ। डॉक्टर साराभाई की जिंदादिली देखकर मैं दंग रह गया। उनमें कहीं कोई ऐसा अहंकार, अक्खड़पन या अतिरेक का भाव नहीं था जैसा कि प्रायः साक्षात्कार लेने वाले नौजवान उम्मीदवार के सामने प्रदर्शित करते हैं। डॉक्टर साराभाई के प्रश्न मेरी मौजूदा योग्यता या कुशलता की परीक्षा लेने वाले नहीं थे, बल्कि वे उन संभावनाओं की तलाश से संबंधित थे जो मेरे भीतर थीं। वे मेरी और ऐसे देख रहे थे जैसे कि किसी व्यापक संदर्भ में मुझे परख रहे हों। मुझे पूरा साक्षात्कार उस सत्य के समान लगा जिसमें मेरे सपने को एक ज्यादा बड़े व्यक्ति के बड़े सपने में समाहित कर दिया है। मुझे 2 दिन में वापस आने को कहा गया, पर फिर अगले दिन शाम को ही मुझे मेरे चयन के बारे में बता दिया गया। मुझे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में रॉकेट इंजीनियर के पद पर रख लिया गया। मेरे जैसे नौजवान के लिए अपना सपना पूरा करने का यह बड़ा मौका था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति में मेरा काम TIFR कंप्यूटर केंद्र में कंप्यूटर प्रशिक्षण के रूप में शुरू हुआ। यहाँ का माहौल DTD&P के माहौल से एकदम अलग था। यहाँ किसी को भी अपनी स्थिति को उचित ठहराने की आवश्यकता नहीं थी और न ही किसी के झगड़े सुलझाने की जरूरत थी। सन 1962 के मध्य में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने केरल में त्रिवेंद्रम के पास थुम्बा गांव के रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करने का फैसला किया। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के डॉक्टर चिटनिस ने ही थुम्बा को इस केंद्र के लिए सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में चुना था, क्योंकि यह स्थान पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के सबसे करीब था। भारत में यह रॉकेट प्रौद्योगिकी पर आधुनिक शोध की शुरुआत थी। थुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र के लिए जगह रेलवे लाइन के समुद्र तट के बीच चुनी गई। करीब 2.5 किलोमीटर और 600 एकड़ क्षेत्रफल का इलाका इसके लिए लिया गया था। इस इलाके में एक बड़ा चर्च भी पड़ता था जिसकी जमीन इसी काम के लिए अधिग्रहित होनी थी। निजी भूमि का अधिग्रहण करना बहुत ही मुश्किल और काफी समय ले लेने वाला काम होता है, खास तौर से
केरल जैसे घनी आबादी वाले इलाके में तो और भी ज्यादा मुश्किल होती है। इसके अलावा धार्मिक महत्व वाले स्थान के अधिग्रहण का मामला और नाजुक हो जाता है। त्रिवेंद्रम के तत्कालीन कलेक्टर के माधवन नायर ने इस काम को बहुत ही युक्तिपूर्ण, शांतिपूर्ण तथा एक अभियान के रूप में किया था। इस काम में उन्हें त्रिवेंद्रम के बिशप फादर डॉक्टर डेरीरा का बहुत ही सहयोग और आशीर्वाद मिला था। केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आर.डी. जॉन ने पूरे इलाके को जल्दी ही हस्तांतरित कर दिया। सेंट मैरी मैगडेलेन चर्च में थुम्बा अंतरिक्ष केंद्र का पहला दफ्तर खुला। इस चर्च का जो प्रार्थना कक्ष था उसी में मेरी पहली प्रयोगशाला थी। बिशप के कमरे को मैंने डिजाइन एवं ड्राइंग के काम का दफ्तर बनाया। आज भी वहां चर्च का अपना प्रभामंडल कायम है और इस समय उसमें इंडियन स्पेस म्यूजियम बना दिया गया है। उसके बाद शीघ्र ही मुझे रॉकेट प्रक्षेपण के तकनीकों का प्रशिक्षण लेने के लिए अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा में भेज दिया गया। यह प्रशिक्षण 6 महीने का था। विदेश जाने से पहले मैंने रामेश्वरम जाने के लिए थोड़ा सा समय लिया। मुझे विदेश जाने का मौका मिलने की खबर सुनकर पिताजी बहुत खुश हुए। वे मुझे विशेष नमाज के लिए मस्जिद ले गए। मुझे ईश्वर की उस शक्ति के संचरण का एहसास हुआ जो पिताजी के माध्यम से मेरे भीतर संचरित हो रही थी और वापस ईश्वर तक पहुंच रही थी। प्रार्थना का एक जो मुख्य काम है, जैसा कि मैं मानता हूं, वह है मनुष्य के भीतर नए नए विचार उत्पन्न करना। विचार सचेतावस्था में मौजूद रहते हैं और जब ये विचार उत्सर्जित होते हैं, निकलते हैं, तो वास्तविकता में जन्म ले लेती हैं तथा निष्कर्ष सफल घटनाओं के रूप में सामने आते हैं। ईश्वर हमारे रचयिता ने हमारे मस्तिष्क के भीतर अपार ऊर्जा एवं योग्यता दे दी है। प्रार्थना हमें इन शक्तियों को प्रयोग में लाने में मदद करती हैं। अहमद जलालुद्दीन और शमसुद्दीन मुझे मुंबई हवाई अड्डे पर विदा करने आए थे। बंबई जैसे शहर का उनके लिए यह ठीक उसी तरह का पहला अनुभव था जैसे न्यूयॉर्क जैसे महानगर मेरे लिए पहला अनुभव था। जलालुद्दीन और शमसुद्दीन आत्मनिर्भर, सकारात्मक एवं आशावादी व्यक्ति थे जिन्होंने परिस्थितियों को भी बदल डालकर अपने काम में सफलता हासिल की थी। यही दोनों लोग थे जिनके साथ रहकर मैं अपने मस्तिष्क को सृजनात्मक बना पाया था। मैं अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाया और मेरी आंखें डबडबा उठीं। तब जलालुद्दीन ने कहा, आजाद, हमने तुम्हें हमेशा प्यार किया है और यही स्नेह तुम्हारे भीतर भी है। हमें तुम पर हमेशा गर्व रहेगा। मेरी क्षमताओं को लेकर उनके भीतर जो श्रद्धा थी उसे देखकर मेरी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। और इसी के साथ अध्याय 3 कंप्लीट हुआ। अब अध्याय 4 मैं अगली कड़ी में आप सभी के समक्ष लाऊंगा। नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद।